कर लाता हूँ। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक ने मुंह बना लिया और बोली, खुद कुछ काम खुद भी कर लिया करो, क्या तुम्हें कोई काम करना नहीं आता क्या? ये बोलते हुए रौनक आहान को उकसाने की कोशिश करने लगी थी और वही आहान अपना कैमरा ध्रुव को थाम कर रौनक के करीब आकर तालाब के किनारे बैठ गया था। उसने उसकी ओर घूरकर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरे मेरा नाम आहान सिंघानिया है और शायद तुम भूल रही हो कि मेरा पूरा 36 इंच का डोला है। मैं हर एक काम खुद कर सकता हूँ, समझी? तभी रौनक ने आहान की ओर देखकर मुंह फेरते हुए कहा, अच्छा तो उस ओर देखना। आहान ने दूसरी तरफ देखा। रौनक ने मौका देखकर आहान को तालाब में धक्का दे दिया था। आहान जोरों से चिल्लाने लगा था। तालाब का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। वह चीखने लगा। रौनक पर गुस्से से भड़कते हुए उसने बोला, ए छिपकली की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब तक रौनक उठ खड़ी हुई और वहां से भागने लगी, लेकिन ध्रुव ने उसे पकड़ लिया था। वह बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, रौनक ये क्या हरकत की तुमने? कोई ऐसा करता है? तुम क्यों मेरे दोस्त के पीछे पड़ी रहती हो? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम इतनी सी भी अक्ल नहीं रखती? ध्रुव जैसे ही सीरियस टोन में रौनक को डांटने लगा। रौनक हैरान हो गई। सभी के चेहरे उतर गए थे। सभी घूरकर ध्रुव और रौनक को देखने लगे थे। आहान मुस्कुराने लगा था कि चलो, उसके दोस्त ने तो उसकी साइड ली। रौनक की हालत थोड़ी सी रोने जैसी हो गई थी। वह किसी भी वक्त रो सकती थी, लेकिन इस बीच उसे पता नहीं रहा वह तालाब के एकदम पास आ गई। मौका देखकर ध्रुव ने रौनक को भी तालाब में धक्का दे दिया था। अब तो सब जोरों से हंसने लगे थे। आहान ने तुरंत रौनक को अपनी बाहों में थाम लिया था और ध्रुव की ओर अंगूठा दिखाकर बोला, वाह ध्रुव, तू ही एक मेरा अच्छा और पक्का दोस्त है। ध्रुव की हरकत पर रौनक छल्लाकर रह गई थी। वह वंशिका की ओर देखने लगी थी, मानो आंखों ही आंखों में उसे इशारों से कह रही हो कि तुम्हें मेरा बदला लेना है। वंशिका रौनक की आंखों के इशारों का मतलब समझ गई थी और ध्रुव के पास जाकर सीरियस एक्सप्रेशन से बोली, नोट। फिर ध्रुव जी, यह आपने ठीक नहीं किया। आपको रौनक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, बेचारी किस तरह से ठंड में कांप रही है। ध्रुव ने अपना मुंह रौनक और आहान की तरफ किया। तभी मौका देखकर वंशिका ने ध्रुव को भी पानी में धकेल दिया था, लेकिन इस बीच ध्रुव ने वंशिका का हाथ पकड़ लिया था तो दोनों एक साथ तालाब में गिर गए थे। उन सब लोगों की ऐसी हरकत देखकर सब जोरों से हंसने लगे थे। आस्था के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और उन सब की ओर देखते हुए बोली, क्या आप लोग भी ना, क्या बचपना कर रहे हैं? तभी आकाश और सुमित वहां आ गए थे और ध्रुव और आहान को डांटते हुए बोले, तुम लोगों को जहां देखो वहां शुरू हो जाते हो। बच्चे हो क्या तुम दोनों? रश्मि आकाश की ओर देखकर बोली, हाँ हाँ आकाश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ बच्चों वाले काम है और तुम लोग ऐसे बचकानी हरकतें कर रहे हो। ऐसा कहते हुए रश्मि आकाश के करीब चली गई। उसने आकाश को भी तालाब में धक्का दे दिया। आकाश को एहसास नहीं रहा और वह घूरकर रश्मि को देखने लगा था। तब रश्मि शरारती अंदाज में बोली, अरे कभी कभी मिस्टर आकाश मल्होत्रा थोड़ा सा बच्चा भी बन जाना चाहिए। रश्मि की बात सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा था और सुमित की ओर इशारा करने लगा था। आकाश का इशारा होते ही सुमित ने तुरंत रश्मि को पकड़ा था और आकाश के पास तालाब में गिरा दिया था। आकाश ने भी तुरंत रश्मि को अपनी बाहों में थाम लिया था। आस्था ने राधिका की तरफ देखा। राधिका उस वक्त सुमित को ही देख रही थी, क्योंकि आज सुमित के चेहरे पर कितने दिनों के बाद उसने मुस्कुराहट देखी थी। तभी आस्था उन दोनों के पास आई और बोली, सुमित भैया, ये क्या किया आपने? आपने रश्मि दीदी को धक्का क्यों दिया और आपको इस तरह से करने की क्या जरूरत थी? और राधिका दीदी, एक सेकंड, क्या आप रोक नहीं सकती थी? आस्था ने थोड़ी सी सीरियस टोन में राधिका और सुमित से यह सब कहा। दोनों थोड़े से शर्मिंदा से हो गए थे, लेकिन तभी आस्था ने मौका देखकर राधिका को सुमित के ऊपर धक्का दे दिया। सुमित अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वह राधिका के साथ तालाब में गिर गया। अब तो सब लोग पूरी तरह से हंसने लगे थे। अरमान ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा था। आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर एक अलग लेवल का सुकून महसूस कर रहा था। एंजल भी हंसने लगी थी। अब आस्था, अरमान, एंजल और अविनाश ही बचे थे। तब आहान और ध्रुव बोले, अविनाश भैया आइए ना, अभी प्लीज, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी देर ठंड लगेगी, उसके बाद पानी में मजा ही मजा है। ऐसा बोलकर वह पानी ऊपर की ओर आसमान की तरफ उछालने लगे थे। राधिका ने एंजल को आवाज लगाई थी कि वह भी पानी में आए। तब एंजल ने अविनाश की ओर देखा। अविनाश भी एंजल की तरफ देख रहा था। अविनाश वहां के बुलाने पर तुरंत पानी में चला गया था। राधिका को बुलाने पर एंजेल भी पानी में चली गई, क्योंकि अविनाश भी पानी में था। इस वक्त एंजेल अविनाश के करीब थी, रौनक आहान के करीब थी, ध्रुव वंशिका के करीब था और रश्मि आकाश एक दूसरे की बाहों में थे। सुमित और राधिका भी एक दूसरे के साथ थे। सब अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। केवल अरमान और आस्था बाहर थे। तब आस्था ने बेचारगी से अरमान की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, अरमान जी, इन सबको देखकर हमें भी पानी के अंदर जाने का दिल कर रहा है। तब अरमान उसे मना करते हुए बोला, नहीं, तुम पानी में नहीं जाओगी। तुम जानती हो ना, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है और मैं इस तरह से तुम्हें लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तब आस्था ने मुंह फुला लिया था। आस्था को मुंह फुलाते हुए देखकर अरमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने आगे बढ़कर आस्था को अपनी गोद में ले लिया था और खुद उसे तालाब में लेकर जाने लगा था। अरमान ने आस्था से बोला कि वह पानी में सिर्फ एक ही शर्त पर रह सकती है कि इस बीच में 1 मिनट के लिए भी अरमान की गोद से नीचे नहीं उतरेगी। आस्था ने शर्माकर अपनी गर्दन को अरमान के सीने में छुपा लिया था। सब लोग एक दूसरे के बेहद करीब थे और इस वक्त उस तालाब का पानी सभी कपल्स की दूरियों को मिटा रहा था। रौनक अब आहान के इतना करीब होने पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस करने लगी थी और फटाफट से वह वहां से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। थोड़ी देर तालाब में रहने के बाद अब सब लोगों को जोरों से ठंड लगना शुरू हो गया था। ऊपर से वहां का वेदर भी काफी चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश आने के लिए तैयार थी और उन लोगों का अंदाजा सही था। वह तो लोग तालाब में ही थे। जल्दी ही झमाझम करके बारिश बरसने लगी थी।
वहां का मौसम और भी ज्यादा प्यार और सुहाना हो गया था। वह सब कपल्स एक साथ बड़े ही प्यार से खूबसूरत लग रहे थे। सबने उस वक्त उस तालाब के पानी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। वहीं आहान तो पूरी तरह से वहां के मौसम में मदहोश हो गया था और आसपास के कपल्स की ओर सीटी मारता हुआ बोला था, अरे भाई, ऐसा नजारा तो जिंदगी में कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। ये बोलकर अपनी बेसुरी आवाज में वही गाना गाना शुरू कर दिया था, आज ब्लू है पानी पानी। ये गाना सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं रौनक को भी न जाने क्यों, लेकिन आज उसे कुछ अलग ही तरह की शर्म सी महसूस हो रही थी। रौनक आहान को चुप करना चाहती थी, लेकिन आहान तो उस वक्त पूरी तरह से फॉर्म में आ गया था और जितना तेज वह गला फाड़ सकता था उतना तेज गला फाड़ फाड़ कर वह गाना गा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ गांव वाले इक्का तुक्का उसे साइड से आ जा रहे थे और उन लोगों को इस तरह से मस्ती करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं कुछ गांव की औरतें जो कि जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए आई थी, अचानक बारिश शुरू होने की वजह से वो वापस घर की ओर जा रही थी। अब जैसे उन्होंने इस तरह से तालाब में इतने सारे लोगों को देखा और आहान को इस तरह से गाते हुए देखा तो अपने साड़ी का पल्लू मुंह में ठूंसकर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी थी। गांव की औरतों का इस तरह से मुस्कुराना आहान, ध्रुव और बाकी सबको काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। वहीं जल्दी ही ध्रुव वंशिका की ओर देखकर बोला था, वंशिका जी, आप भी अपने दुपट्टे का पल्लू मुंह में इसी तरह से ठूंसकर मुस्कुराइए ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगेंगी। वैसे भी शायद आपको याद है, जिस वक्त आपने मेरे ऊपर वो गंदा पानी फेंका था उस वक्त आप गांव की लड़की के ही वेश में थी, तो प्लीज अभी कीजिए ना ऐसा। और अब जैसे ही ध्रुव ने अचानक से अपनी ये फरमाइश वंशिका के साथ, सब लोग हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगे थे, क्योंकि भले ही ध्रुव आहान के साथ मिलकर काफी ज्यादा मौज मस्ती किया करता था, लेकिन इस तरह से उसने कभी किसी लड़की से कोई डिमांड नहीं की थी। अब तो वंशिका पूरी तरह से हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगी थी। वो उसे अच्छी खासी खरी खोटी सुनाना चाहती थी। हालांकि वंशिका का वहां आने का मकसद कुछ और था, लेकिन अब ध्रुव की बात सुनकर तो उसका दिमाग बुरी तरह से ही घूम गया। लेकिन इससे पहले कि वंशिका कुछ कहती, तभी रौनक तुरंत वंशिका के पास आ गई थी और ध्रुव की ओर देखकर बोली थी, ध्रुव जी, क्या इस तरह से पल्लू ओढ़कर और कुछ पल्लू का हिस्सा मुंह में ठूंस कर शर्माने का ठेका क्या औरतों ने ही ले रखा है? आप भी तो ट्राई कर सकते हैं। वंशिका, चलो अपना दुपट्टा ध्रुव जी को दे दो, देखते हैं कि ध्रुव जी शर्माते हुए कैसे लगते हैं। अब जैसे ही रौनक ने मजाक के अंदाज में ये कहा, सब लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। वहीं अरमान तो पूरी तरह से अपनी बीवी आस्था में खोया हुआ था। हालांकि आस्था को अब थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगने लगा था। सबके सामने इस तरह से अरमान की बाहों में कैद होना उसे कुछ अलग ही तरह का एहसास करा रहा था। ऊपर से अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास की दुनिया, आसपास के माहौल से उसे किसी तरह का कोई लेना देना ना हो। उसका पूरा फोकस उस वक्त किसी पर था, तो वो थी सिर्फ और सिर्फ उसकी प्यारी बीवी आस्था, अरमान सिंघानिया। वहीं आस्था के खिलखिलाकर हंसने पर सब लोग ध्रुव को देखने लगे थे। वहीं ध्रुव बेचारा सा मुंह बनाकर तुरंत आहान के पास गया। आहान, जो कि पानी को ऊपर ऊपर उछाल उछाल कर फिर अपना गाना गाने में बिजी था, वहां जाकर ध्रुव ने जल्दी से आहान के मुंह पर हाथ रख दिया था और उसके कानों में गुस्से से बोला था, यहाँ तेरे भाई की इतनी बेइज्जती हो गई और तू है कि अपना बकवास सा गाना गाने में लगा हुआ है। अब ये बोलकर ध्रुव आहान को देखने लगा था। वहीं आहान हैरान हो गया और बोला था, सॉरी यार, बारिश भी एक तो तेज आ रही है और मैं सही से सुन नहीं पाया। तेरी किस तरह से बेइज्जती हुई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ताकि मैं इन लोगों को मजा चखा सकूं। ये बोलकर आहान ध्रुव को देखने लगा। तब ध्रुव ने अपने कम शब्दों में सारी बात आहान को बता दी। अब तो आहान ने आप देखा ना, ताव और जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अब आहान को भी हंसते हुए देखकर एक बार फिर सब के सब हंस पड़े थे और उसके बाद सभी अपने अपने कपल्स का हाथ देकर उन्हें निकालने लगे थे। अरमान ने तो आस्था को 1 मिनट के लिए भी अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा था, उसने उसे अपनी गोद में ही थामे रखा था। जल्दी ही सब लोग वहां से बाहर आ गए थे। अब क्योंकि सबके कपड़े गिले हो गए थे और एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर भी नहीं आए थे, तो सबने डिसीजन लिया कि वह वापस से घर जाएंगे और घर जाकर चेंज करके एक बार फिर शाम को गांव का चक्कर लगाकर आएंगे। तो इसी सोच के साथ वह एक अच्छा क्वालिटी टाइम सस्पेंड करने के बाद जल्दी ही वापस से घर जाने लगे और घर जाकर उन्होंने अच्छी तरह से चेंज किया। सभी के चेहरे पर एक दूसरे की मोहब्बत का ग्लो साफ नजर आ रहा था। सुमित और राधिका उस वक्त क्योंकि तालाब में दूसरे के करीब थे, सुमित को ना जाने क्यों राधिका के पास जाने की डिजायर बढ़ चुकी थी। वह राधिका को बेहद करीब जाना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। इसीलिए बिना सोच समझ वह तुरंत राधिका के कमरे में चला गया था। लकीली उस वक्त राधिका अकेली थी, क्योंकि रौनक और एंजल कपड़े चेंज करने के बाद वहां से बाहर चली गई थी कुछ खाने के लिए। सुमित ने जैसे ही राधिका को अपने सामने देखा, तब तक राधिका कपड़े चेंज तो कर चुकी थी, लेकिन उसका शरीर भीगा हुआ था जो उन कपड़ों में से भी साफ नजर आ रहा था। सुमित ने अचानक आगे बढ़कर बिना कुछ कहे सुने राधिका के होठों पर अपने होठों को रख दिया और पैशनेटली किस करने लगा था। सुमित तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था और राधिका को आज पूरी तरह से एक बार फिर से पा लेना चाहता था। उसने ऑलरेडी कमरे के अंदर जाकर कुंडी तो लगा ही दी थी और वह अब वाइल्डली होकर राधिका को किस करने लगा था और राधिका भी अब सुमित के किस में पूरी तरह से खो गई थी और जल्दी ही उसके होठों को छोड़कर वह उसके गर्दन को पूरी तरह से चूमने लगा था और उसके हाथ अब राधिका के पूरे शरीर पर चलने लगे थे और जल्दी ही उसने राधिका के सूट की जिप को खोल दिया था और फटाफट से उसे प्यार करने लगा था। अब तो राधिका भी पूरी तरह से सुमित के प्यार करने से मदहोश हो गई थी और वह उसकी पूरी तरह से साथ देने लगी थी और जल्दी ही उन दोनों की मदहोश भरी आवाजें वहां गूंजने लगी थी। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि इस वक्त कहां पर मौजूद है।